हाँ तो विद्यार्थी, हमने आपको कल क्लास 10 का एक चैप्टर समाप्त किया था और आज हम क्लास 10 के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे सोशल साइंस में। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चैप्टर का नाम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका अंग्रेजी लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखिए, आपका नया चैप्टर है भारत वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन माने होगा वैश्वीकरण, एंड माने और, इंडियन इकोनॉमी माने भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम इसमें हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो आपको जब शुरू किए थे अर्थव्यवस्था का चैप्टर फर्स्ट में बताए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है विश्वेश्वरैया को। किसे कहते हैं? विश्वेश्वरैया को। और दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक की बात करें तो उस अर्थव्यवस्था के शास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये चीजें हमने बताया थे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब इस पे हम जानेंगे वैश्वीकरण और भारतीय, यानी वैश्वीकरण का मतलब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होगा पूरा सांसारिक, संसार में अर्थव्यवस्था का क्या पैमाने बताया गया है, और भारत में अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया गया, सारा हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे और साथ ही साथ अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। अब देखेंगे इसमें मुख्य रूप से पहला हेडिंग देखेंगे देश भर में उत्पादन। देश भर में उत्पादन। ठीक है, आपके फर्स्ट हेडिंग है देश भर में उत्पादन। देश भर में उत्पादन का मतलब अपने देश में कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, भारत से कच्चा माल यूरोपीय देशों में जाता है। भारत से कच्चा माल यूरोपीय यूरोपीय देशों में तथा यूएसए तथा किसमें, अमेरिका को आयात किया जाता है। तथा अमेरिका को आयात किया जाता। ठीक है, देखिए देश भर में उत्पादन के बारे में बता रहा है कि देश भर में उत्पादन की कंडीशन क्या बता रहा है कि मुख्य रूप से भारत से कैसा माल, कच्चा माल। कच्चा माल का क्या समझेंगे, इससे तात्पर्य क्या है? जैसे अब देखेंगे जो हम लोग कपड़े पहने होते हैं, या कपड़े क्या होते हैं, कच्चे माल होते हैं कि पक्के माल होते हैं? तो मुख्य रूप से कपड़े क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। कच्चे माल का मतलब किसी वस्तु का जो प्रथम उत्पादन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कच्चा माल। जैसे अब देखिए जो कपास है, कपास की खेती की जाती है तो कपास से हमें जो रेशा मिलता है, तो कपास कैसा माल हो गया, कच्चा। कैसा हो गया, कच्चा। लेकिन इसी कपास के द्वारा जब हम क्या कर देते हैं, कपड़े का निर्माण कर देते हैं, तो यह क्या हो गया, पक्का। पक्का का मतलब इसको देखते हैं, घर घर बना नहीं है, ईटा उटा भी रख के सरिया रहे तो क्या है, कच्चा है। जब लिंटर उंटर कर दिए तो क्या हो गया, पक्का। अब एक और लिंटर होता है, गर्मियों में सब बच्चे अपना कपड़ा लिंटर कर देते हैं। ठीक है, तो वो लिंटर यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया? कच्चा माल किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु का प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कच्चा माल कहलाता है। जब इसे हम वस्तु में बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पक्का कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से भारत से कच्चा माल का आयात कहाँ पे हम करते थे, यूरोपीय देशों में। यूरोपीय देशों का मतलब यूरोपीय देश में बहुत सारे देश आते थे, ब्रिटेन आता था, रूस आता था। ये सब किस देश में आएंगे, यूरोपीय देशों में। तथा किसको निर्यात आयात करते थे, अमेरिका को। किसको आयात करते थे, अमेरिका को आयात। एक चीज समझेंगे, आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो सोशल साइंस है तो मन के हिंदी में समझेंगे, ना कि अंग्रेजी में। आयात का मतलब आप अपने देश से किसी दूसरे देशों में क्या करना, भेजना। अपने देश की कोई वस्तु है हम जब दूसरे देश में भेजेंगे वो क्या कहलाएगा, आयात। जैसे
भारत में पर्याप्त मात्रा में आपका चावल है, तो चावल को अमेरिका को भेज रहे हैं, तो अपने देश की चावल को जब दूसरे देश में हम भेज दे रहे हैं वो कहलाएगा आयात। और हमारे यहाँ मान लीजिए मुख्य रूप से चीनी की कमी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका से मंगा ले रहे हैं कि अमेरिका देश से कहें कि आप हमें क्या कीजिए, 1 8 टन चीनी दे दीजिए। अमेरिका जब हमें चीनी देगा तो हम उस वस्तु को ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा निर्यात। क्या कहलाएगा, निर्यात। समझ में आ गया। चलिए, भारत से कच्चा माल मुख्य रूप से कहाँ पे आयात किया जाता था, यूरोपीय देशों और तथा अमेरिका देशों के साथ, यूरोपीय देशों और अमेरिका देशों के साथ। ठीक है, देश भर में उत्पादन आपको समझ में आ गया होगा। पूछेगा देश भर में उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो देश भर में उत्पादन से तात्पर्य यह है कि भारत में जो कच्चा माल बनता था वो मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका देशों को आयात किया जाता था। यूरोपीय देशों के साथ साथ किस देश को आयात करते थे, अमेरिका देशों को आयात किया जाता था। चलिए, अब अगला हेडिंग हम समझते हैं। अगली हेडिंग हम लोग समझेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमएनसी, MNCs। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं मुख्य रूप से एक देशों से दूसरे देश में उनका प्रसार प्रसार बहुत ज्यादा गति से होता है, कैसी कंपनियां कहलाएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, एमएनसीएस का फुल फॉर्म हम बात करेंगे, मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, एमएनसीएस का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या फुल फॉर्म याद हो गया होगा, एमएनसीएस, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। एक क्या कहलाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कौन सी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, चलिए देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, मुख्य रूप से क्या करती थी। तो एमएनसीएस जो कंपनी थी, एमएनसीएस कंपनी, एमएनसीएस जो कंपनी थी मुख्य रूप से एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में अपना स्वामित्व, अपना स्वामित्व रखती थी तथा कार्यालय बनाती जहां पे सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हो, जहां पर सस्ते श्रमिक एवं संसाधन उपलब्ध होते। ठीक है, देखिए ये थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इतनी पॉइंट आपको समझना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य रूप से, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, एमएनसीएच का फुल फॉर्म तो मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी जो कंपनी होती है मुख्य रूप से एक देश से अधिक देशों में अपना स्वामित्व रखती है। स्वामित्व का मतलब मालिकाना नहीं कहते, आदमी स्वामित्व है, मालिक है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है एक से अधिक देशों में अपना प्रचार प्रसार करने का कार्य करती थी, अपना स्वामित्व रखने का काम करती थी। स्वामित्व का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तथा कार्यालय बनाती थी। कार्यालय का मतलब ऑफिस। जैसे आप लोगों का भी कार्यालय पढ़ते होंगे तो आपका एक पर्सनल रूम होगा जिसमें किताब कापी ओपी रखते होंगे, एक प्रकार का क्या है आपका अलग से रूम है, तो ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, कार्यालय। ठीक है, तो एमएनसी जो कंपनी होती थी अन्य देशों में अपना स्वामित्व अपना अधिकार बनाए रखती थी, प्रचार प्रसार कंपनी का करती रहती थी और वहां पे कार्यालय स्थापित करती थी जहां पे उनको सस्ते मजदूर मिलते थे। क्या मिलते थे, सस्ते मजदूर उनको मिल जाते थे और अन्य संसाधन क्या हो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। वहां बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना क्या करती थी, कार्यालय स्थापित करती थी। आप भी वही काम करेंगे जो आपको सस्ता लगेगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होती है जो मुख्य रूप से एक से ज्यादा देशों में अपना प्रचार प्रसार करने का काम करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वही कार्यालय खोलेगी जहां पर उसे सस्ते मजदूर यानी कम दाम वाले मजदूर मिल जाएंगे, ढेर पैसा ना देवे को पड़ी, वहां पे खोलते थे और मुख्य रूप से वहां पे उनको अन्य संसाधन जो सस्ते उपलब्ध हो जाते थे वहीं पे अपने कार्यालय स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो इतना चीजें आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे अगला पॉइंट इसका, एमएनसीएस। एमएनसीएस जो बताया था मुझको, मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छा ज्यादा पैसा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए पूरे ज्यादा पैसा कमाने के लिए पूरे विश्व में धीरे धीरे व्यापार फैला दिया। पूरे विश्व में धीरे धीरे व्यापार का विस्तार करने लगी। व्यापार का विस्तार करने लगी। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, एमएनसी जो कंपनी थी ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा का मतलब कोई भी व्यक्ति सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमाएं। आपके पास 10 रुपया तो सोचेंगे कल का रुपया हो जाए, 11 रुपया हो जाए, 12 रुपया हो जाए। तो ये भी कंपनी मुख्य रूप से क्या करती थी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए धीरे धीरे का मतलब आराम से। अब एक के बार सोचेंगे पूरा चैप्टर समाप्त करने तो नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बढ़िया से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखते हैं कभी कभी न्योता में आदमी सोचता है कि कहीं छेना मिले तो क्या है, तो मुंह में डालते कर कहीं नाक में भी छेना क्या करता है, छुआ देता है। ठीक है, तो वहां पर नक्की पूरा खुश हो जाते हैं, हमको कुछ मीठा मिल गया। आपको धीरे धीरे काम करना। तो जो एमएनसीएस कंपनी थी अपना धीरे धीरे पैसा कमाने के लिए व्यापार शुरू किया, और धीरे धीरे इसका व्यापार पूरे दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट हमने बताया कि एमएनसीएस मुख्य रूप से मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, यह एक से अधिक देशों में अपना स्वामित्व यानी अपना प्रचार प्रसार करने का काम करती है। यह कंपनी वहीं पे कार्यालय स्थापित करेगी जहां उसे सस्ते मजदूर मिलेंगे और अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे। दूसरा चीज बताएं, ये कंपनियां मुख्य रूप से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए धीरे धीरे पूरे दुनिया में इनका व्यापार का स्तर क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग पे। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ। देखेंगे कैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां धीरे धीरे अपना विस्तार किया, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां से किसको किसको ज्यादा बेनिफिट हो समाज में, मतलब कितना इसका बेहतर से प्रयास पूरे समाज में इसको फायदा होने का काम किया। इसका पहला पॉइंट हम समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार होने से क्या लाभ हुए। सस्ते कीमतों में गुणवत्ता वाले वस्तुओं को पहुंचाते थे ये कंपनियां। कौन कंपनियां, एमएनसीएस। कौन कंपनियां, एमएनसीएस। ये कंपनियां सस्ते व गुणवत्ता युक्त, सस्ते व गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को पहुंचाते हैं, वस्तुओं को पहुंचाते थे, जिससे अविकसित देश, में भी रोजगार ढूंढते हैं, जिससे अविकसित देशों में भी रोजगार ढूंढते। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट, देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे मुख्य रूप से क्या करते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ में क्या कह रहा है। ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी विस्तार जब करने लगी तो इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। तो कह रहा है कि एक कंपनियां सस्ते व गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को पहुंचाते हैं, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, एमएनसीएस कंपनी थी, इस सस्ते यानी जो भी इसके सामान थे वो क्या होते थे, सस्ते होते थे, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते थे। और सस्ता होने के साथ साथ उनके सामानों में क्या होती थी, क्वालिटी होती थी। क्वालिटी का मतलब बेहतर कपड़ा ही है उनका, तो कपड़ा भी बेहतर होता था, उस पर डिजाइनिंग भी होती थी। आज के समय में कोई भी आदमी डिजाइन पसंद करेगा ना, कि पहले की तरह भी डिजाइन वाला कपड़ा पहन ले। समय बदल गया, आप भी अपने टी शर्ट पे लगा के चलेंगे। आज का टी शर्ट आप देख ही रहे, नाम ऐसा चला, हम कभी नहीं सुधरेंगे, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती थी, जो कपड़े होते थे, जो सामान होते
थे बहुत ही बेहतर होते थे और साथ ही साथ वो क्या होते थे, सस्ते होते थे। धीरे धीरे जो इनकी कंपनियों का विस्तार पूरे समाज में, पूरे संसार में फैलने लगी, जिससे जो अविकसित देश है, जो देश विकास नहीं करे, उन देशों में भी अपना जाके रोजगार ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर हमारे देश में आ जाती है तो हमारा देश जो अविकसित है वो धीरे धीरे विकास की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए, अब बात है कि विकसित, अविकसित और विकासशील की। विकसित देश मुख्य रूप से 5 देश आते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आपका रूस हो गया, चीन हो गया। ये सब कैसे देश आ जाएंगे? विकसित देश जो हर प्रकार से संपन्न है। विकासशील देश क्या होता है? जैसे कि हमारा देश भारत, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास करें, अभी हम लोग विकसित की श्रेणी में नहीं है, तो कैसे देश हो गए? विकासशील। जो अविकसित देश जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब बहुत गरीब देश हैं। इस देश अभी बहुत ज्यादा इनमें कमियां, इनकी अर्थव्यवस्था में कमी, यहाँ के समाज में बहुत सारे इनकमों की कमी है, लोग सही ढंग से रह नहीं पाते हैं। कैसा देश आएगा? अविकसित देश। तो देश भी मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया। एक विकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है, और एक कौन सा देश होता है? अविकसित देश है। ठीक है। तो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में लाभ बताएं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जो भी ये उत्पादन करती थी, इनका उत्पादन बहुत ही क्या होता था? गुणवत्ता युक्त के साथ साथ सस्ता भी होता था, जिससे जो अविकसित देश के लोगों ने भी सोचा कि यह कंपनी अगर हमारे देश में भी आ जा रही है तो हमारे यहाँ भी धीरे धीरे रोजगार देगी, तो हमारे देश का कंडीशन, जहाँ हम लोग अविकसित की श्रेणी में, तो हम धीरे धीरे किस श्रेणी में आ जाएंगे? विकासशील की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको यह बेहतर से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, अगला है देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। देशों के उत्पादन से, अब देखेंगे हर जो देश का उत्पादन होता है उसको क्या करेंगे? एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे दो देशों में, कि उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश की धीरे धीरे क्या हो? अर्थव्यवस्था बेहतर हो। तो पहला हेडिंग है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। पहला क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसको शॉर्ट कट में कहेंगे FDI। याद रहे इतना चीज। पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे कहेंगे FDI। FDI का फुल फॉर्म हम करेंगे अंग्रेजी में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये चीजें आपको। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कहेंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें क्या करा? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मुख्य रूप जो MNCs कंपनी होती थी या दूसरे देशों में स्थित कंपनियों में क्या करते थे? निवेश करती थी। जो MNCs, बार बार नहीं लिखेंगे, उसको समझते रहेगा। MNCs जो कंपनी थी, कौन? MNCs कंपनी दूसरे देशों में स्थित कंपनियों में निवेश करते थे। दूसरे देशों में जाकर वहां की कंपनियों के साथ कंपनियों में निवेश करती थी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देशों के उत्पादन को एक दूसरे को जोड़ने का जो हमारा काम किया कंपनी, वो MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये क्या करती थी? MNC जो कंपनी होती थी, जो MNC कंपनी दूसरे देशों में जाकर, यानी अन्य देशों में जाती थी और वहां के कंपनियों, वहां जाकर वहां कंपनियों में क्या करती? निवेश करती थी। कंपनियों में निवेश का मतलब कंपनियां के अंदर जाकर निवेश करेगी, वहां कंपनियों के साथ लोगों से मिलकर। अब निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि खर्च करती थी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती थी, क्योंकि उसके हर चीज बेहतर था, कपड़े भी बेहतर होते थे, गुणवत्ता युक्त होते थे, मजदूर भी सस्ते होते थे, तो अन्य देशों में जाती थी और अपने पैसे को खर्च करती थी अन्य देशों में जाकर। जैसे वहां के लोग भी खुश होते थे कि चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी, दूसरी कंपनी है और
हमारे देश में क्या कर इन्वेस्टमेंट करेगी, जब खर्च करेगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, उत्पादन बेहतर होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था उस देश का क्या होगा, बेहतर होगा। तो उस देश के लोगों को भी बेनिफिट था और बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी क्या था, बेनिफिट था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी जब उत्पादन करती थी उस देश के साथ साथ जो बेनिफिट होता था वो अपने देश में भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती थी, क्योंकि जिस देश में वो जाएगी वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, या फिर कंपनी अपने देश में पैसे को लेकर चली जाएंगे। ठीक है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आपको समझ में आया होगा। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेगन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेगन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य रूप से क्या करती थी, जाकर दूसरे देशों में पैसे को खर्च करती, जिससे उस देश के लोग भी खुश होते थे, और एफडीआई के तहत यानी यह कंपनियों को भी बेनिफिट होता था, फिर यह कंपनी पैसे को इकट्ठा करके या पैसे को अच्छा कमा के अपने देशों में लेकर चली जाती थी। अब देखेंगे दूसरा इसमें पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है साझेदारी या संयुक्त उद्यम, साझेदारी या संयुक्त उद्यम। साझेदारी, साझेदारी का मतलब आप समझते हैं पार्टनरशिप। जैसे देखते हैं गांव में पहले क्या होता था, लोग साझेदारी में बैलों की खेती करते थे। अब न आज बैलों की धीरे धीरे बैल आदमी काम से कोई बैल से कहाँ खेती कर रहा है, कोई जोतना चाहेगा बैल से तो ट्रैक्टर आएगा, 5 मंडा खेत जोतना तो 20-25 मिनट आधो घंटा नहीं लगेगा, लगाएगा गाना खूब अपना जोत देगा, समय भी बच जाएगा। लेकिन पहले देखते साझेदारी होता था, एक बैल अगर हमारे घर का तो एक बैल हमारे दयाद का, चाहे गांव में किसी व्यक्ति से आदमी पार्टनरशिप कर लेता था कि भैया एक दिन तू हमारा बैला लेके जोती जा, एक दिन तू अपन बैला दे दिया, तो क्या थे, साझेदारी थे, पार्टनरशिप था। तो वही कह रहा है साझेदारी या संयुक्त उद्यम। साझेदारी संयुक्त उद्यम से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से जो एमएनसीएच कंपनी थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो किससे साझेदारी करती थी, स्थानीय कंपनी से। एमएनसीएस कंपनी साझेदारी करती थी स्थानीय कंपनी के साथ, स्थानीय कंपनी के साथ। किसके साथ करती थी, स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी करती थी। और साझेदारी जब करके क्या करते थे, जो स्थानीय कंपनी, देखिए पहले समझेंगे स्थानीय कंपनी क्या होती है। एमएनसीएस कंपनी तो आपको समझ में आ गया, वह कंपनी जिसका विस्तार पूरे दुनिया में था, वो कौन सी कंपनी थी, एमएनसीएस कंपनी। यहाँ क्या कह रहा है कि साझेदारी या संयुक्त उद्यम, संयुक्त कही या साझेदारी दोनों सेम है। जैसे आदमी का दो नाम होता है, एगो चिंटुआ एगो घर पिंटुआ, उसी तरह इसका भी दो नाम। इस साझेदारी को क्या कर रहा है, संयुक्त उद्यम। ठीक है, तो हमने बताया कि जो एमएनसीज कंपनी होती है मुख्य रूप से क्या करती, साझेदारी करती थी स्थानीय कंपनी से। स्थानीय कंपनी वह कंपनी होती है जो पर्सनल अपने देश की होती है। जैसे हम बात करें, अगर विदेशी कंपनी आप देखेंगे, जैसे हम कहते हैं सैमसंग जो मोबाइल आती है, सैमसंग क्या है, दूसरे देश की कंपनी है, एप्पल दूसरे देश की कंपनी। लेकिन हमारी पर्सनल कंपनी बात करें, रिलायंस, कौन सी कंपनी, ये सैमसंग कंपनी क्या है, बहुत फेमस कंपनी है। इस सैमसंग कंपनी आ गई और भारत में रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करने लगी, तो यही कहलाएगा आपका क्या, स्थानीय कंपनी। जैसे सैमसंग कैसी कंपनी है, विदेशी कंपनी। ठीक है, और हम बात स्थानीय कंपनी क्या है, तो स्थानीय कंपनी का मतलब जो अपने देश की कंपनी, तो हमारे देश की कंपनी क्या है, रिलायंस, तो रिलायंस क्या हो गई, स्थानीय कंपनी। उसी प्रकार कह रहा है कि जो एमएनसीएस कंपनी होती थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती थी, वो मुख्य रूप से किसके साथ मिलकर कार्य करती थी, तो किसके साथ मिलकर कार्य करती थी, स्थानीय कंपनियों के साथ। किसके साथ, स्थानीय कंपनियों के साथ। स्थानीय कंपनी वो कंपनी है जो अपने देश की पर्सनल कंपनियां होती, जैसे हमारी रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, कैसी कंपनी है, स्थानीय। लेकिन एप्पल बात करें, सैमसंग की बात करें तो कैसी कंपनी है, विदेशी कंपनी है। तो ये चीजें आपको आ गया होगा। आगे हम देखेंगे तीसरा, स्थानीय कंपनियां, स्थानीय कंपनियां। ठीक है, अभी बताया स्थानीय कंपनियां क्या होती है, अपने देश की जो कंपनी होती है वो क्या होती है, स्थानीय कंपनियां होती हैं। एमएनसीएस कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करती थी। देखिए ये चीजें,
स्थानीय कंपनी क्या है? तो स्थानीय कंपनियां मुख्य रूप से अपने देश की जो कंपनी होती है, तो एमएनसी जो कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो किस कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करती थी? तो स्थानीय कंपनी के साथ। किस कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करती थी? तो स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर क्या करती थी? उत्पादन करती थी। कौन सी कंपनी आपकी? बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन सी कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब इसमें देखेंगे हम लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, ऊपर नीचे दिखेगा ही नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 वाला आपका चश्मा लगाना पड़ेगा। आइए, लास्ट है चौथा इसमें पॉइंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, जिसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य रूप से क्या करती थी? संपत्तियों को खरीदने के लिए, चाहे किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे का क्या करती थी? निवेश करती थी। एमएनसीएस कंपनी किसी संपत्ति या वस्तु को खरीदने में पैसे लगाती थी। देखिए, लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आदमी निवेश करता है, कोई भी व्यक्ति निवेश करता है। जैसे निवेश का मतलब हम ही लोग, चाहे आप लोग अभी तो पढ़ रहे हैं, जब आप पास हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो अभी जब पैसे कमाएंगे तो अपने पैसे को बैंक में आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, लगाते हैं। हम इस साल बैंक में लगा दिए, बैंक में पैसा जमा करें 10,000, तो शायद अगले साल हो जाए 15,000, 20,000, तो आपको बेनिफिट हो रहा है ना। तो पैसों को जब खर्च करेंगे तभी ना बेनिफिट हुआ। 100 रुपये पॉकेट में रख ले, अब वही तो रख ले, और रखत रखत का हो जी, सुखा जाए। अब सोचिए, पैसा सूखेगा नहीं, में तो रखते रखते क्या, उसको जब बैंक में रखेंगे 100 रुपया का 101 रुपया, 102 रुपया ऐसे होगा ना। तो मुख्य रूप से निवेश का मतलब क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने का काम कौन सी कंपनी करती थी? एमएनसीएस। कौन सी कंपनी करती थी? एमएनसीएस कंपनी। किसी संपत्ति मतलब किसी भी पैसे को, जैसे बड़ी कंपनी आपको लगाना, तो बहुत बेहतर आपको जमीनें चाहिए, कई एकड़ में जमीन चाहिए, कई बीघा में जमीन चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो पैसा लगाने का काम कौन करती थी? एमएनसीएस कंपनी। साथ ही साथ वस्तुओं को खरीदने में भी पैसा लगाने का काम कौन सी करती थी? एमएनसीएस। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। निवेश का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का काम मुख्य रूप से एमएनसीएस कंपनी करती थी, और जो मुख्य रूप से किसी भी संपत्ति या वस्तुओं को खरीदने का काम करती थी। ये था आपका देश के उत्पादन के अर्थव्यवस्था में जोड़ने का काम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका अगला पार्ट हम आपको कल देंगे, ठीक है। तो आज प्रश्न बताइएगा मुख्य रूप से, जितना हम पूछने पर उतना। मुख्य रूप से जो भारत का कच्चा माल कहाँ जाता था बताएंगे? तो भारत का कच्चा माल जाता था मुख्य रूप से अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों में जाता था, ठीक है। और कच्चा माल का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का जब प्रथम हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसे कच्चा माल कहेंगे। जैसे कपास क्या है? कच्चा माल। जब कपास का हम बना देंगे कपड़ा, तो क्या हो जाएगा? पक्का माल, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बता दीजिए, एमएनसीएस का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टी नेशनल कंपनी। स्थानीय कंपनियां क्या होती है? स्थानीय कंपनियां मुख्य रूप से अपने देश की जो कंपनियां होती है क्या कहलाएंगी? स्थानीय कंपनियां। अपने देश की कंपनियां क्या कहलाएंगी विद्यार्थी? स्थानीय कंपनियां। चलिए, खूब बेहतर से लगा के मन से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही।